हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हंसराज और आपका स्वागत करता हूँ क्लास कनेक्ट के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक है नंबर सिस्टम। ऑफलाइन बैच में अभी चालू किया है जनवरी 2026 में। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखना और पूरी क्लास देखने के बाद में एनालाइज करना कि क्या वास्तव में आपको मैथ आती नहीं है, या आपकी कमी है, या आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मैथ समझ में आए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक को चालू किया है। क्लास के बच्चों को बहुत ही शानदार और अच्छा महसूस हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी नंबर सिस्टम का पूरा ऐसा कैसा ऑफलाइन बैच में जो भी करवा रहा हूँ मैं डाल दूँ, ताकि कम से कम बच्चे देखे तो सही। एक मेरी शिकायत आपसे ये रहती है कि आप मेरे पूरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, या तो आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर किसी के भी नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक टीचर को आप अपना समय और उस टीचर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हर टीचर अपने आप में अच्छा करवाता है, लेकिन आप किसी से टिक के पढ़ोगे तो वो आप में चेंज कर पाएगा, ठीक है। और मैं मेरे लिए इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, अगर आप मेरी से पूरी पढ़ोगे तो आप लास्ट में ये कहोगे कि सर वास्तव में मेरी नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। किन भर्तियों के बच्चों के लिए है ये? तो चाहे वो राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की कोई भी भर्ती तैयारी करो, मैं भर्ती को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को यानी गणित को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को मेरे से करने के बाद में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप अपने पीवाई को निकालना, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं गहराई से जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास पूरी होने के बाद में नीचे कमेंट वगैरह करना आप, और मेरे साथ आगे की वीडियो में भी जुड़े रहना, ताकि हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने अब आजकल ये कर दिया है यूट्यूब पे कि जो भी वीडियो डाले, जिस भी टॉपिक डाले, तो कम से कम कंप्लीट डाले, ताकि कोई बच्चा हमारे से नहीं भी जुड़ा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, तो कम से कम वो ऑनलाइन में फ्री में भी क्लास देखे तो उसको एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ताकि एक चैप्टर पूरा कराने से ही मेरा एनालाइज होता है, एक चैप्टर पूरा करने से आपको पता चलता है कि मैं आप में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी और कोर्स वगैरह या वीडियो मेरे देखने चाहते हो तो ये क्लास कनेक्ट अपना ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास नंबर 1 लेते हैं हम, नंबर सिस्टम। देखो, जो बच्चा गणित का एक चैप्टर खत्म ना कर लेता है ना, वो और भी कर लेता है। समझे बात को? नहीं समझा? ये दिमाग को हैक करने का तरीका है ये। जैसे कोई बच्चा साइंस का कोई बच्चा साइंस का एक चैप्टर ढंग से तैयार कर लेगा ना, बहुत जबरदस्त तरीके से, तो वो साइंस के और चैप्टर भी तैयार कर लेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो जिस साइड के तंतु है ना, जो साइंस को तैयार करने के लिए काम देते हैं या खुद से लड़ने के लिए आते हैं, उन पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। वो जीत जाता है, उस कंफर्ट जोन से निकल जाता है। इसलिए जो खूब बार टूट गए हैं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा जीके वगैरह में ऐसे, तो कम से कम एक सब्जेक्ट के 10-12 चैप्टरों को एक बार तैयार कर लोगे तो जीके के और भी तैयार कर लोगे। क्योंकि एक बार सबसे ज्यादा जरूरी है दिमाग की आदत होना। और उससे क्या होगा कि खुद के ऊपर एक विश्वास जगेगा। और सबसे बड़ी चीज है ना, वो खुद के ऊपर विश्वास करना है। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करने बंद कर दोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और खुद के ऊपर एक बार विश्वास हो जाएगा तो आप सारी चीज तैयार कर लोगे। तो कम से कम जो बच्चे मान लो नहीं पढ़ पा रहे हैं जीके वगैरह, ये मत समझो कि यार मेरी एग्जाम निकलेगी नहीं। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है अभी जिस स्तर पे आप हो। वास्तव में बदलाव की गुंजाइश है तो ऐसे होती मन में भावनाएं रखने से कुछ नहीं होगा कि हम होता ही रख ले, ठीक है। पहले तो खुद के ऊपर जीतना होगा। खुद पे जीतने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट ढंग से तैयार करो। जो बच्चा एक सब्जेक्ट तैयार कर देगा वो दूसरा फिर और जल्दी कर लेगा, तीसरा और जल्दी कर लेगा। ऐसे क्यों? क्योंकि दिमाग में वो काम होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी एक बार झूठ बोले तो उसको कष्ट होगा, है ना। जैसे मान लो कुछ मैंने ऐसे मासूम लोग भी देखे हैं जो थोड़ी सी भी झूठ बोल देते तो पूरे दिन उदास रहते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने ये झूठ बोल दिया। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गिनती नहीं है उनकी झूठ की कि कितनी, तो वो क्या होते हैं, उनमें परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे लोग भी देखे हैं जो खुद की वजह से किसी का थोड़ा सा भी बुरा हो जाता है ना, थोड़ा सा भी,
तो भी पूरे दिन भर तकलीफ में रहते हैं कि यार मेरी वजह से उसका ये नुकसान हो गया। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद की वजह से किसी दूसरे परिवार के 5 सदस्य मर भी जाए ना, एक्सीडेंट होके भी, या वो मार दे, कुछ ट्रक वगैरह चलाए, रेसे चलाए, तो भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सारा है अपना दिमाग कैसे बर्ताव करता है। और हर इंसान का दिमाग ना अलग अलग प्रकार से करता है बर्ताव। ठीक है ना। इसी का परिणाम है, जैसे मान लो आप 20 लड़के हैं या 100 लड़के हैं, कितने भी हैं, और मैं उस क्लास में पढ़ाऊँ तो उसमें हो सकता है मुझे 80 लड़के मुझे पसंद करें। ठीक है। और 10 लड़के न पसंद करें न ना पसंद करें, हो सकता है 10 बच्चे मुझे नफरत भी करे। क्यों? क्योंकि आप हर किसी को अच्छे लग नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले के अकॉर्डिंग आप अच्छे और बुरे लगते हो। मैं अच्छा इसलिए नहीं हूं कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा और बुरा इसलिए हूं क्योंकि आप देखते कैसे हो। जैसे मान लो कि मैं अगर झूठ बोलूं तगड़ी तरीके से, तो आप में से भी कोई तगड़ी तरीके से झूठ को पसंद करने वाला हो, उसको मैं भी पसंद आ जाऊंगा, यार बढ़िया आदमी है। ठीक है ना। और आपको लफंगेबाजी वाला सिस्टम आप पसंद करते हो और मैं भी लफंगेबाजी वाला सिस्टम करूं, तो आपको मैं पसंद आ जाऊंगा। तो मेरा पसंद आना और नहीं आना आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो ये क्या होता है कि 80% दिमाग का खेल की वजह से हम सफल और असफल होते हैं। इसलिए थोड़ा 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 काम में इस पे हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि इस चीज पे करते रहो। क्योंकि जब तक खुद को जानोगे, खुद के काम करने को तरीके को जानोगे, खुद की गलत हैबिट को जानोगे और उसमें बदलाव भी साथ के साथ करते रहोगे ना, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। जैसे अब एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो कल परसों वो रीट की एग्जाम दिया है। ठीक है। कोई लड़का है, तो वो बच्चा अभी शायद 27 साल के आसपास हो गया। अब 27 साल का बच्चा है, मतलब 18 साल से एग्जाम देने लग जाता है, तो अपने जीवन में शायद उसने 9 साल एग्जाम दे दी। अब 9 साल में आप चलो 9 भी नहीं, हर साल के एक एक एग्जाम भी नहीं दिया, तो भी चलो 5 से 7 एग्जाम तो वो दे ही दिया। लेकिन मैं आज ईमानदारी से तुम्हें बताऊंगे, उस बच्चे को आज भी पता नहीं चला कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं एग्जाम को क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहा, या वास्तविकता क्या है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के हर तरफ नजर जाती है लेकिन खुद की तरफ नजर कभी नहीं जाती। वो खुद को गलत नहीं मानता, मतलब ये ध्यान ही नहीं देता कि मेरे पास सही मैकेनिज्म है कि या नहीं है। ये क्यों नहीं मानता गलत? क्योंकि देखो आपके दिमाग में दो चीज होती है, आप इस बात को अच्छे से समझना। एक होता है आपका मन, और एक होती है आपकी कॉन्शियस पावर, जिसको मैं चेतना बोल सकता हूं। अब मैं चेतना और जो मन है ना, इसको बहुत लंबे समय तक मैंने समझा नहीं था। बाद में एक बुक में एक उदाहरण आया था कि जैसे आसमान चेतना है और उसमें उड़ने वाला एक हवाई जहाज मन है। ठीक है। अभी मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, देखो कोई समझ सके तो। 5-10 दिन बाद में मैं जयपुर जाऊंगा। ठीक है। 5-10 दिन पहले मैं जोधपुर गया था, सुबह मैं मंदिर गया था। जयपुर जाऊंगा, वो जो आगे का विचार है ना वो मन है। जोधपुर गया था, वो पीछे का विचार है वो मन है। सुबह मंदिर गया था, वो विचार मन है। लेकिन जो मुझे ये सुचवा रहा है, यानी मेरे से बुलवा रहा है कि जयपुर जाऊंगा, मंदिर गया था और जोधपुर गया था, वो चेतना है। देखो ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये सबको समझने लायक बात नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं ना, वो मेरे को फिर बाद में बहुत लंबे समय तक धन्यवाद देते रहते हैं। इसलिए मैं ये बात बताता रहता हूँ। ठीक है। हाँ, सबके नहीं समझने लायक बात है। जैसे मान लो कि मैं अभी किसी बकरी को बैठा हूँ और बकरी के सामने ये कहूँ दे कि ये तो मन है, ये चेतना है, तो बकरी बे ऐसे कर देगी वो। ठीक है। तो नहीं समझ पाएगी। इसलिए कुछ बच्चे क्या नहीं समझने लायक, या ऐसा हो सकता है कि वो अभी आगे जाके समझेंगे, अभी नहीं समझ रहे। ठीक है। 5-7 साल बाद में समझेंगे। और आप बोलो कि हम समझेंगे नहीं कभी जीवन भर, तो कोई बात नहीं। 70-75 साल के बूढ़े बुजुर्ग भी परेशान होते रहते हैं, इस बात को नहीं, इसको समझो। देखो तो चेतना क्या है?
चेतना बड़ा रूप है और मन क्या है, छोटा रूप है। आपको जो परेशान करता है ना, जैसे कुछ बोल दे कि सर सुबह किसी ने कुछ बोल दिया, अब पूरे दिन लाइब्रेरी में मन नहीं लगा, किताब उठाऊं तो एक ही एक बात चलती रहती है, और मैं तो शाम को 10 घंटे तक सोच सोच के दिमाग फूल गया, मेरे वो बात निकल नहीं रही है, मैं कुछ भी पढ़ तो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये ये जो मन है ना, ये मन इस चेतना को पकड़ के ले जाता है, और चेतना इसके साथ जाना नहीं चाहती। और जिसकी चेतना के ऊपर मन का जितना इफेक्ट है, वो आदमी उतना ही दुखी है। ठीक है, जो लोगों को खुशी दिलवाता है ना, खुशी यही दिलवाता है। ठीक है, तुम इसके पीड़ित बहुत सारे लोगों को देखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नेता आ गया, और मैं अब नेता के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, और मैं फोटो खींच रहा हूँ, इंस्टा पे लगा रहा हूँ, फेसबुक पे लगा रहा हूँ, मतलब मैं इसकी पूर्ति कर रहा हूँ, ये खुश हो रहा है जब जो भी ये काम करूँ मैं। ठीक है, ये इतना क्या करती है, बड़े स्तर पर देखना चाहती है, वो छोटे स्तर पर नहीं देखना चाहते। लट्टू टाइप वाला सिस्टम नहीं होता चेतना का, ये आपको भक्त बनाती है, ये आपको विरक्ति पैदा करवाती है। मतलब ये कहती है कि भाई, जैसे ये मान लो समुद्र में पड़ा हुआ एक कंकड़ है जो तरंगे ला देता है, ये नीचे की हलचल है जिसके ऊपर तरंगे आती है। मन और चेतना को समझने की कोशिश करो, जैसे कि एक तालाब है, तालाब चेतना है, और मैंने उस तालाब के ऊपर एक कक्कर फेंक दिया, फेंकने से ऊपर ऐसे धारी सी आएगी ना, वो मन है। अब वो जो ऊपर वाली धारी सी आएगी ना, वो कितनी छोटी है ना, बिल्कुल 1 सेमी परत में से आई होगी, जस्ट ऊपर के, जबकि नीचे तालाब 10 फुट 20 फुट रहा होगा, नीचे वाले में कोई हलचल नहीं है ना, लेकिन ऊपर वाली हलचल ही दिखती है। इसलिए मन छोटा स्वरूप है, चेतना बड़ा स्वरूप है। अब जो ध्यान है ना, ध्यान, ध्यान में क्या कहते हैं, आपने कभी किसी को सुना हो कि ध्यान में कहते हैं कि सांसों पे ध्यान दो, आप अपनी जो भी सांस है, श्वास है, उसके ऊपर ध्यान दो। तो आप श्वास के ऊपर ध्यान दो, तो ऐसा क्या है श्वास के ऊपर ध्यान देना, देखो आप जैसे ही 2 मिनट तक श्वास पे ध्यान दोगे ना, 2 ही मिनट तक, तो आपको क्या होगा कि आप ये देखोगे कि ध्यान देने वाला एक अलग आदमी है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ पैदा होगा, जो पैदा होगा वो ध्यान देने वाले को ले जाएगा अपने साथ। और जैसे तुम्हें पता चलेगा कि अरे यार, मैं तो ये बात सोचने लगे, मुझे तो सांस पे ध्यान देनी थी, तुम वापस लौट के आओ सांस पे, धीरे धीरे आपके दिमाग की, आपकी चेतना को ले जाने वाली चीजें ज्यादा रहेगी। जैसे कि ये ग्राफ है, ऐसे 2 मिनट में आपको इतनी सारी चीजें ले गई, फिर आप ध्यान जैसे 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 बढ़ाते रहोगे, तो फिर आपको 2 मिनट में इतनी सारी चीजें ले गई, फिर 2 मिनट में आपको इतनी सारी चीजें ले गई, फिर 2 मिनट में आपको इतनी सारी चीजें ले गई, फिर एक टाइम आएगा कि 2 मिनट में आपको एक आधी चीजें ले जाएगी, फिर बीच में एक टाइम आएगा कि कोई बात होगी तो फिर आपको ज्यादा ले जाएगी। लेकिन फिर आप क्या करोगे, अपनी चेतना को उस सांस पे ध्यान रखने में केंद्रित हो जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा, शायद आप कभी देख लो तो, जब आप 2 मिनट ध्यान करोगे, 2 मिनट आपको कुछ नहीं ले जाएगा। और जैसा वो टाइम अगर आपने कभी देखा हो या देखोगे, इसमें कुछ भी नहीं होता, आप शरीर को भी भूल जाते हो। ये एक अनोखी सी व्यवस्था होती है, इसमें आप शरीर को भी भूल जाते हो, और आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। यानी आप के अंदर कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा आप शांत हो जाएगा आपका मस्तिष्क। अब ये चीज लाइफ में कैसे काम देती है, ये जो चीज है ना, ये जो ये मैंने विचार बताए, ये दिन में 60,000 आते हैं। हाँ, जा जा जल्दी आ। दिन में 60,000 आते हैं, और 60,000 में से अगर आपने 5 विचार भी पकड़ लिए ना, तो भी आपका पूरा दिन खराब कर देंगे। और हर इंसान के 60,000 आते हैं। जो योगी इंसान होता है, ध्यानी इंसान होता है, उसके धीरे धीरे कम आते हैं। कम क्यों आते हैं, क्योंकि वो अपनी चेतना को इनके चिपकने नहीं देता। नहीं तो विचार क्या होते हैं, चेतना को ले डूबते हैं। चेतना की जब चेतना साथ चली जाएगी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पढ़ाऊंगा या आप कुछ भी किताबों में घर से पढ़ोगे, आपकी तैयारी नहीं होगी। क्यों? तैयारी होती है अपनी चेतना से, और चेतना किस में लिप्त हो गई है, मन के विचारों में। और जब चेतना मन के विचारों में चली जाती है, तो तैयारी आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप रियल टाइम पर प्रेजेंट ही नहीं हो। आपका अस्तित्व होकर भी आपका अस्तित्व नहीं है। दो चीज है, एक तो है शरीर, और एक है मानसिक स्तर।
देखो भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि सब कुछ ये है, सारी जांच इसके ऊपर हो सकती है, सारे टेस्ट इसके लिए हो सकते हैं, इसको कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन शरीर के ऊपर राज ये करता है, शरीर के ऊपर राज आपकी मानसिक शक्ति करती है। मैं आपकी चेतना को तोल या माप नहीं सकता, और आप में से भी बहुत सारे बच्चे अपनी चेतना और मन को अलग अलग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन चेतना आपके शरीर पे राज करती है, मन आपके शरीर पे राज करता है। मन को ये नहीं है कि मैं कोई सोनोग्राफी में पकड़ लूं और कोई एमआर जो कुछ भी है जांचे उनसे पकड़ लूं, नहीं पकड़ सकता। आपकी नसों को पकड़ा जा सकता है, दिमाग को पकड़ा जा सकता है। आप परेशान होंगे तो आपकी नसों में हलचल होगी, उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो परेशान होने वाला कारण कहाँ भाग रहा है उसको नहीं देखा जा सकता। तो एक स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी थोड़ी ये चर्चा करते रहोगे तो इससे दो फायदा मिलेगा। एक तो फायदा ये मिलेगा कि आप थोड़ा सा खुश रहने लग जाओगे। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि डीजे उजे बजवा दोगे, ये करोगे, हाय हेलो तुम कैसे, और ये में आ जाओगे, है ना। अपने आप से खुश होने लग जाओगे, मतलब दूसरे को दिखाओगे भी नहीं मैं खुश हूं, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे, ठीक है। जो आप भरी भीड़ में भी दुखी रहते हो, या एक लाइब्रेरी में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 के दिमाग में कुचर 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 चल रहा है, ठीक है ना, वो आप हो जाओगे। मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं किसी दूसरी कोचिंग की क्लास में जाके पढ़ाऊँ, है ना, मैं वहां पे एनर्जी लेवल अलग महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस जगह मैंने आपकी एनर्जी लेवल को शांत करने की कोशिश की है, और आपको जाने अनजाने में मैंने और इंसानों के अलग सोचने वाला, विचार करने वाला बनाया है। इसका पता आपको बाद में चलेगा कि हम धीरे धीरे एक अलग इंसान भी बने थे वहां पे जाने के बाद में, ठीक है। अगर मैं अब तक 4-5 मोहब्बत की शायरियां कह देता तुम्हें, ठीक है, और 2-4 ऐसे डबल मीनिंग वाले तुम्हें बात बता देता, तुम्हारा जो एनर्जी का लेवल है ना अभी वो दूसरा वाला आ जाता, जो भी लोग छटा के भेजते हैं, ठीक है ना। एक लड़के को 10 दिन तक गंदी शायरियां सुनाते हैं और 10 दिन तक कुछ सिखाते हैं, तो वो 10 दिन की जो ऊर्जा होती है ना वो फिर 11-12 दिन और कहीं निकल जाती है उनकी, ठीक है, वो और चीजों में चले जाते हैं। तो ये भी चीज होती है। किस प्रकार से आप इन दोनों को दूर करने का काम करोगे या चिपकाने का काम करोगे, यही है सारा खेल। जिसने चेतना और मन को अलग कर लिया और मन के अधिकांश विचारों से चिपकना दूर कर दिया, क्योंकि 60,000 के 60,000 विचार हमारे काम के नहीं है, हमारे ज्यादा से ज्यादा 10-15 विचार काम के हैं। और हम अगर उन विचारों से बात करने लग जाएंगे ना, तो आपका शरीर का पूरा खून चूस जाएंगे और आपका दिमाग फट जाएगा, और फिर कहेंगे नहीं पार पड़ रही भाई। चाहे कितने अच्छे टीचर से मैथ पढ़ो, और कितनी आप वो जीके उके पढ़ो, और कितना ही आपका सपनों का टारगेट हो, कुछ भी करो, ठीक है। तो इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा काम करो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीजें कोई दूसरी दुनिया की है, लेकिन ये आध्यात्म की बात है, जो रियल आध्यात्मिक है। वो आध्यात्म नहीं है कि मैं खाटू श्याम जी के जाए और दोग दिया हो, ठीक है, वो एक अलग बात है। वहां पे भी ऐसा ही कुछ होता है। और जो हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे जो करामाती बात होते हैं, या बहुत सारे जो डिजीज होती है मानसिक रूप से, ठीक है, ये वो सारी इन्हीं वजह से होती है। जैसे आप एक बड़ी 500-700 पेजों की किताब पढ़ोगे और उसमें अलग अलग जो मानसिक समस्याएं हैं, क्रोध के पीछे भी कम से कम 20 पेज है, तो आप इन सब चीज़ों को समझोगे कि वास्तव में जो पढ़ाई हमारे को करवानी चाहिए स्कूलों में, वो पढ़ाई हम बच्चों को नहीं करवा रहे हैं। हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई करवा रहे हैं जैसे बच्चे क्या बने, ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बने, ठीक है। तो चलो, जितना भी समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, कभी जीवन में इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरी वाली बातें आपको आगे बढ़ने में जरूर सहायता करेगी। मान लो आज आपका 5% ही विकास हुआ हो, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो तकलीफ के दिनों में ऐसी चीजों पे जब देखोगे तो एक आप अपने आप में काफी अच्छा महसूस कर पाओगे। कभी भविष्य में ऐसा लगे कि ये बातें आपके सहयोग दे रही है, काम दे रही है, तो बताना जरूर उस समय, ठीक है। चलो मैथ में चले आगे। तो हमने सहबाजी भी पढ़ लिया था, जुड़वाएबाजी भी पढ़ लिया था। देखो साहब 10 नंबर लिखो, परिमेय संख्या। 10 नंबर लिखो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या नंबर। चलो एक बार बोर्ड की तरफ देखो।
देखो हम 10 और 11 नंबर पर दो संख्या ही देखेंगे, जिनमें हम एक देखने वाले हैं परिमेय संख्या और दूसरी देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। देखना इधर, एक है परिमेय, एक है अपरिमेय। अच्छे से देखना ताकि बाद में जब लिखाऊं और हम उनको पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं आई। पहली संख्या कौन सी है? परिमेय, और दूसरी कौन सी है? अपरिमेय। एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब हम वहां पे जा रहे हैं जो बीच में हमारे रह गए थे, जैसे 0, 1, 2, 3 और माइनस अनंत, और इधर सॉरी प्लस अनंत, इधर -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस का अनंत। ठीक है, अब आप ये देखो कि मैंने यहां तक की जो 9 संख्या ही करवाया, 9 संख्याओं मैंने क्या बोला, ध्यान रखना सामने बिल्कुल अच्छे से। 9 संख्याओं मैंने बोला 0 क्या है, 1 2 3 क्या है, -1 2 3 क्या है, ये सब भी बोला। फिर 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है। मतलब आप एक बात का ध्यान दो, मैंने सिर्फ इसकी बात की है, सिर्फ इसकी बात की है, सिर्फ इसकी बात की है। तो क्या छूट गया? बीच में 0.5 छूट गया, 0.5555 डॉट डॉट छूट गया। बीच में बटावा वाली संख्या छूट गई, जैसे 2/3, ये सारी संख्या, ये भी तो इसी लाइन के ऊपर है। और आप देखते हो कि ये संख्या भी छूट गई जिसमें पता नहीं क्या क्या आ रहा है और आया ही जा रहा है। ये लो, ये संख्या भी छूट, कुछ ही आ रहा है, पता ही नहीं क्या क्या, लेकिन आ तो रहा है, और ये भी इसी लंबा लाइन पे है। और क्या छूट गया? और ये भी छूट गया कि जैसे मान लो मैं √2 को सोल्व करता हूँ तो 1.414 फिर समथिंग आता ही है, ये भी छूट। ठीक है, तो इनको भी हम यहाँ बताएंगे कि क्या है, समझे बात को? क्योंकि अब हम और भी ज्यादा सूक्ष्म चीजों के बारे में बताएंगे, तो वो क्या है? परिमेय, और वो क्या है? अपरिमेय। एक तो आप ये ध्यान रखना कि अब हम इन सब गहराई वाली बातों के ऊपर बात करना जा रहे हैं। एक बात आप ये ध्यान रखना कि जो परिमेय है, जो परिमेय संख्याएं हैं, वो जरूरी नहीं है कि कोई एक संख्या हो या एक कैटेगरी को हो। देखो, परिमेय होने के लिए 3 या 4 बातों का होना जरूरी है। जैसे मैं पहले बता दूं, परिमेय होने के लिए 1 नंबर की बात कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q को हम 0 नहीं ले सकते, ऐसी संख्याओं को परिमेय बोलते हैं। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। उदाहरण बताओ, 3/2 कैसी है? परिमेय, 3/2 लिखा दिया। 5/8 कैसी है? परिमेय। 0/9 क्या है? परिमेय। भाई नीचे ही तो नहीं 0 लिख सकते हो, ऊपर तो कुछ भी लिख सकते हो ना। और बताओ कौन सी परिमेय है? सर सारी की सारी पूर्ण संख्या परिमेय है। बताओ कौन, सब की सब पूर्ण संख्याओं को नीचे 1 लिखे परिमेय में लिखा जा सकता है ना। सारी की सारी सम संख्या परिमेय है, विषम संख्या भी परिमेय है, भाज्य संख्या भी परिमेय है, अभाज्य संख्या भी परिमेय है, और पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और 0, ये सब के सब क्या है? परिमेय है। तो ये P/Q का इतना सारा मतलब निकलता है। किताबों में ऐसे नहीं किताबों की तरह लिखा दो कि P/Q में लिखा जा सके। ठीक है, तो बताओ पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय है। सम क्या है? परिमेय है। विषम क्या है? परिमेय है। अभाज्य क्या है? परिमेय है। भाज्य क्या है? परिमेय है। पूर्णांक संख्या भी क्या है? परिमेय है। भिन्न वाली संख्या भी क्या है? परिमेय है। और 0 पॉइंट जैसे 22 है, इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? देखो 22/100, तो ये जो पॉइंटों वाली, ऐसी वाली पॉइंटों वाली, और भी पॉइंटों वाली आएगी, ऐसी वाली पॉइंटों वाली संख्या भी क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। क्या बिंदु नंबर 1 पढ़ लिया कि परिमेय संख्या क्या है? 2 नंबर की बात करूं ना परिमेय संख्या होने के लिए, जिनका पूरा पूरा रूट निकल जाए, जैसे √4, √16, क्यूब √125, ये भी सब क्या है? परिमेय ही है। क्यों? क्योंकि इनकी सेकेंडरी स्टेप क्या आएगी? जैसे इसका सोल्यूशन क्या आता है? 2 आता है,
इसका सॉल्यूशन क्या आता है, 4 आता है। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, 5 आता है। तो देखो 2/1, 4/1, 5/1 लिख दिया ना वापस p/q में। तो जिनका पूरा पूरा रूट निकलता है वो संख्या भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जिन बच्चों को ये निकालना नहीं आ रहा है कि 4 का 2 कैसे बना, ये कैसे बना, तो ये एक अलग चैप्टर आता है वर्गमूल घनमूल, जब वो आएगा तो मैं सिखा दूंगा। अभी आप टेंशन मत करो, आप तो चाहे डायरेक्ट रखो दिमाग में। तो ये भी सब क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरी बात मैं बताऊं कि ऐसी संख्या ये जिनमें पॉइंट के बाद में रिपीट होता है, जैसे ये वाली या फिर ऐसे वाली, ये भी संख्या एक ऐसी संख्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। क्योंकि अगर आपने ये मेरे से चैप्टर पढ़ा था दशमलव भिन्न में, तो आपको पता है कि हम इनको भी भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, नहीं पता वो जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, अभी मानो बात को। तो इनको भी हम किस में बदल लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार मैंने बताया नहीं, ये कैसी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय। क्योंकि कैसे, जैसे भी इसको भी p/q में लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। वापस देखो, सभी प्रकार की सभी प्रकार की सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऐसे पॉइंट वाली और भिन्न वाली, ये कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जिनको पूरा पूरा रूट निकाल ले, पूरा पूरा क्यूब रूट निकल जाए, वो भी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो इसलिए ध्यान में रखो बातों को। और ये जो जिनमें पुनरावृत्ति होती है पॉइंट के बाद में, वो भी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब इन तीनों बातों की उल्टी बातें कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याओं की। जैसे जैसे कि मैं ये बोलूं कि भाई 5/0, अब 5 में 0 का भाग दे नहीं सकते और इसको p/q में लिख नहीं सकते, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जिनका पूरा पूरा रूट निकले नहीं, जैसे √4 की जगह √3 करवाऊं, 3 का पूरा नहीं निकलता। ऐसे क्यूब रूट 125 की जगह क्यूब रूट 130 करवाऊं, तो इसका पूरा पूरा नहीं निकल सकता। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। और तीसरे का उल्टा क्या होगा कि पॉइंट के बाद में रुके भी नहीं और अलग अलग संख्या आती रहे, तो भी क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो पॉइंट के बाद में 3 खेल देके पॉइंट के बाद में रुक जाए तो परिमेय, पॉइंट के बाद में रुके नहीं लेकिन रिपीट हो जाए तो परिमेय, और पॉइंट के बाद में रुके भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो तो क्या होती है, अपरिमेय। समझ गए कि परिमेय और अपरिमेय क्या है, समझ गए अच्छी तरीके से। अब जो पाई होती है ना, पाई का मान, ये 3.14 ऐसे चलता ही जाता है ना, कुचर कुचर। ये कोई 20 लाख स्थानों तक तो पता चल गया यार, फिर भी आगे डॉट डॉट ही है। तो बताओ इसको परिमेय बोलोगे कि अपरिमेय, क्या बोलोगे, अपरिमेय। और जो 22/7 होता है ना, 22/7 होता है ना, वो पाई के नियर बाई मान है, न कि पाई है। पाई के 2-4 स्थानों को लेकर जो मान माना गया है वो 22/7 है। और जब हम 22 में 7 का भाग देते हैं तो कुछ देर बाद में पॉइंटों के बाद में क्या होता है, रिपीट होने लग जाता है। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंटों के बाद में रिपीट होने लग जाता है वही वो चीज। इसलिए 22/7 कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मैं भाग देके नहीं बता रहा, रिपीट होता है तुम मानो। तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। एक प्रश्न ऐसा आता है कि साहब परिमेय का और अपरिमेय का गुणा क्या होता है। परिमेय अपरिमेय का गुणा क्या परिमेय होता है क्या अपरिमेय होता है। तो परिमेय अपरिमेय का गुणा भी कुछ हो सकता है, यानी परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय अपरिमेय का जोड़ भी कुछ हो सकता है, हम नहीं कह सकते। परिमेय अपरिमेय की बाकी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते। लेकिन परिमेय और परिमेय का जोड़ तो सदैव परिमेय होगा, ये कन्फर्म है। परिमेय परिमेय का जोड़ क्या रहेगा, परिमेय। जैसे देखो मुझे √3 को √2 से गुणा कराना है, ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय अपरिमेय का गुणा क्या हो गया, √6। तो ये भी क्या बन गया, अपरिमेय, क्योंकि √6 का पूरा पूरा नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं √2 को √2 से गुणा कराऊं तो ये क्या है, अपरिमेय। और ये भी क्या है, अपरिमेय। और बनेगा क्या, 2, वो क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना, आगे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है। तो ये सारी बात थी परिमेय और अपरिमेय की।
एक बार हम वापस रिपीट करते हैं, फिर इस पेज में लिखा हुआ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। मेरा जितना तो शायद इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखो वापस, सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या होने के लिए तीन बात देखें। पहली बात क्या देखें कि जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। सम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी की सारी कैसी संख्या ही है, परिमेय संख्या है। बटाव वाली संख्या भी कैसी है, परिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद में रुक जाए वो भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और पॉइंट के बाद में रुके नहीं लेकिन रिपीट हो जाए तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और पूरा पूरा जो रूट वगैरह निकल जाए वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। p बटा q के रूप में नहीं लिखे तो अपरिमेय, पूरा पूरा रूट राट नहीं निकले तो अपरिमेय, और पॉइंट के बाद में रिपीट भी नहीं हो और रुके भी नहीं तो अपरिमेय, ठीक है। और पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय। और 22/7 क्या है, परिमेय। क्योंकि 22 में 7 का भाग देते हैं तो कुछ देर बाद में रिपीट आ जाता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर पाई तो 22/7 है, नहीं, वो तो उसके सॉल्यूशन के लिए बस एक मानी हुई डाटा है। पाई पाई 22/7 नहीं है। पाई का वैल्यू 2-3 स्थानों तक लेते हैं तो वो 22/7 के बराबर से आता है, बस इसलिए वो मान रखें। नहीं, पाई अलग है और 22/7 अलग है, ठीक है। चलो बताओ, पहला पेज पढ़ते हैं हम, इधर क्या लिख रखा है। परिभाषा, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। ये अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, ये हमने पढ़ ही लिया परिमेय के लिए। और क्या बोल रखा है, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक किसमें है, परिमेय में, पढ़ लिया ना। अरे ऐसे अनजान कैसे बन रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो। पूर्णांक किसमें आएंगे, परिमेय में। शांत दशमलव भी किसमें आएगी, परिमेय में। आवर्ती वाली भी किसमें आएगी, परिमेय में। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाले वो भी किसमें आएगी, परिमेय में। सब बातें बता दी हम आराम से। अपरिमेय संख्याओं के लिए बोलो, देखो क्या है, जिसे p बटा क्यू फैक्टर के रूप में है ना, p बटा क्यू फैक्टर, फैक्टरेशन p बटा क्यू, यानी p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सके वो क्या, कौन सी होती है, अपरिमेय। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सके वो कौन सी होती है, अपरिमेय। जैसे ये बोल रखा है स्क्वायर 2 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, ये वाली, ठीक है। और पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अशांत हो, अशांत और अनावर्ती हो, अशांत भी हो और आवर्ती भी नहीं हो तो भी क्या रहेगी, अपरिमेय। फिर आगे 12 नंबर पर वास्तविक। और वास्तविक बताऊं क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को एक साथ बोलते हैं ना तो वो आती है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय को एक साथ बोलने से आती है। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, मतलब जिसका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा, उसको तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या डायग्राम बना रहा हूँ देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्राकृत संख्या, तो ऐसे बस छोटे छोटे नाम लिखूंगा, समझाना है। प्राकृत संख्या, फिर ऊपर क्या करूंगा, पूर्ण संख्या, फिर ऊपर क्या करूंगा, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और इस प्राकृत में आ गई आपकी सम विषम भाज्य अभाज्य, वो चारों इसी में आ गई, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करूंगा, परिमेय संख्या। मतलब क्या समझे, परिमेय संख्या में ये सब तो है ही है, इनके अलावा भी और है। कौन से थे, वो पॉइंटों वाली थे, रूट वाली थी, वो सब थे, है ना। और इसके साइड में करूंगा मैं अपरिमेय संख्या, है ना। और इन दोनों को भी जिस संख्या के अंतर्गत ले लूंगा ना, वो कौन सी संख्या है, वो है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या, है ना, इस वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, इन दोनों को भी जिस गोले में ले लूंगा ना, ठीक है, वो गोला है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या वो हम इस लेवल तक का नहीं पढ़ेंगे लेकिन। और सम्मिश्र संख्या भी किसी गोला का हिस्सा है, और जो है वो भी किसी गोला का हिस्सा है, फिर जो है वो भी किसी गोला का हिस्सा है, और लास्ट वाला किस गोला का हिस्सा है ये किसी को पता नहीं। पृथ्वी की यही तो है ना, पृथ्वी भी किसी, हमारी पृथ्वी भी किसी सौर मंडल का हिस्सा है, वो किसी आकाश गंगा का हिस्सा है, आकाश गंगा भी किसी दूसरे मंडल का हिस्सा है। जैसे हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, ऐसे सूरज भी किसी का चक्कर लगा रहा है, और जो सूरज जिसके चक्कर लगा रहा है वो भी किसी का चक्कर लगा रहा है, और वो जिसके चक्कर लगा रहा है वो भी किसी का चक्कर लगा रहा है।
और वो किसके चक्कर लगा रहा है, वो भी किसी के चक्कर लगा रहा है, और ये सब इतने चक्कर लगा रहे हैं कि इनके 2-3 के चक्करों को निकालने में हमारी हजारों साल की उम्र निकल जाए। हमारे पास जो साधन है ना, अगर उनको प्रकाश की गति से भी भगा देना तो भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 आकाश गंगा को पार कर सकते हैं, जबकि करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं। और जो लास्ट की बड़ी से बड़ी आकाश गंगा है ना, वो भी किसी और बड़ी आकाश गंगा का छोटा सा आकाश गंगा है। इसलिए कहते हैं कि मैथ की भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। ठीक है, उसमें कोई विधायक बन के नाटकबाजी करे तो देख लो तुम, उसकी क्या हिम्मत है। ठीक है नहीं, तो चलो लिखो, परिमेय संख्या में लिखो। परिमेय संख्या में 1 नंबर लगाओ, रोमन संख्या में 1 नंबर में लिखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू में लिखा जा सके। लिखना है इसमें 5, 3, 4/7, 0.22, ठीक है, ETC। फिर 2 नंबर लिखना, 2 नंबर लिखना, जिनका वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इत्यादि पूरे पूरे निकाले जा सके। इत्यादि का मतलब 4th रूट भी आ जाए, 5 रूट भी आ जाए, लेकिन वो निकल जाए बस पूरा पूरा। जिनका वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट इत्यादि पूरे पूरे निकाले जा सके। पूरे पूरे निकाले जा सके। इत्यादि पूरे पूरे निकाले जा सके। रूट 16, क्यूब रूट 125, 4th रूट 81, ये सब। क्योंकि इसका जवाब होता है 4, इसका होता है 5 और ये होता है 3 का। और थोड़ा सा बता दूं तो जैसे 16 को अपन लिखते हैं अंदर की साइड में 4 की पावर 2, और रूट को लिखते हैं हम 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाता है, 4 बन जाता है। ऐसे इसमें बताऊं तो 125 को लिखते हैं 5 की पावर 3, और इस क्यूब रूट को लिखते हैं 1/3, तो ये कट जाता है, तो ये 5 बन जाता है। यहाँ से बताऊं तो 81 को लिखते हैं 3 की पावर 4, और 4th रूट को लिखते हैं 1/4। ठीक है ना, ये ऐसा आता है जो 1 के बटाव में आता है, ये कट जाता है, तो इससे 3 बन जाता है। ठीक है, तीसरा लिखो, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद शांत हो। शांत मानी रुक जाए, 1-2 डिजिट आके रुक जाए। दशमलव के बाद शांत हो, और अशांत होने की स्थिति में, और अशांत होने की स्थिति में पुनरावृत्ति होती हो। और अशांत होने की स्थिति में पुनरावृत्ति होती हो। और अशांत होने की पुनरावृत्ति हो। और अशांत होने की पुनरावृत्ति होती हो। लिख दिए। तो इसमें एक तो उदाहरण हम ये लिखेंगे, ये वाला रुक गया ये तो, और जैसे मान लो कि कोई नहीं रुक रहा है तो ये लिख देंगे, जैसे ये चलता ही जा रहा है ना, तो ये 2 उदाहरण लिख लो, फिर एक नोट लगा लो फटाफट। नोट पे लिखो, समस्त, समस्त पूर्ण पूर्णांक प्राकृत, अब प्राकृत बोलते हैं चारों संख्या ऑटोमेटिक आ गई है, सम विषम भाज्य अभाज्य, क्योंकि वो चारों इसी में से निकल रही थी। ठीक है, तो समस्त पूर्ण पूर्णांक प्राकृत, प्राकृत के कोष्ठ में लिख लो, तुम बाद में करोगे नहीं एग्जाम में, सर की थे कौन लिखा है, जैसे सम विषम लिख लो, सम विषम भाज्य अभाज्य।
फिर वापस कोष्टक बंद कर लो, क्योंकि ये पूछ ले तो मतलब प्राकृतिक है वो। समस्त पूर्ण पूर्णांक प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। संख्याएं परिमेय संख्याएं होती, परिमेय संख्याएं होती है। 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या ही, परिमेय संख्या होती है। 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। देखो ऐसे आता है 22/7 में, तो क्या ये परिमेय वाली कंडीशन को मान रहे हैं क्या? इस मान ही रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है क्या? हाँ रिपीट होती है, वो कौन सी होती है? परिमेय। तो इसलिए मैंने बोला कि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लिख लो इसको, तीसरे वाले रूल के अंतर्गत आ रहा है ना ये। 22/7 एक परिमेय संख्या है। 14, 28, 57, 14, 28, 57 आता है, 22 में 7 का भाग देते हैं 2। और जो बार बार रिपीट आता है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये देखो ये इतना था, बार बार रिपीट आ रहा है ये। ठीक है, अब लिखो अगली संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिख लिया नाम। अब इधर देखो, परिमेय को वापस बोलो। पहली बात क्या थी? P/Q में लिख दे तो क्या ऐसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। P/Q में लिख दे तो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो जो बिन वाली संख्या, पॉइंट वाली संख्या, पूर्ण पूर्णांक और प्राकृत संख्या, ये सारी की सारी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। दूसरी क्या बताया? जो रूट निकल जाए पूरा पूरा वो कैसी होती है? परिमेय संख्या। तीसरी क्या बताया? जिनमें पॉइंट के बाद में या तो रुक जाए या नहीं रुके तो क्या हो? रिपीट हो जाए, तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। अब लिखो है परिमेय में 1 नंबर, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। उल्टा लिखना है बस उसका। जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जिनका पूरा पूरा, 2 नंबर लिखो, जिनका पूरा पूरा एग्जाम्पल में एक साथ लिखा दूंगा, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल न निकाला जा सके, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल न निकाला जा सके, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल न निकाला जा सके। 3 नंबर लिखो, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अशांत हो, दशमलव के बाद अशांत हो, दशमलव के बाद अशांत हो और कोई पुनरावृत्ति न हो, और कोई पुनरावृत्ति न हो, और कोई पुनरावृत्ति। लिखो एग्जाम्पल, 5/0, √3, क्यूब रूट 100 है, क्यूब रूट है ना? 100 का वो 10 होता है, वो 2 वाला होता है, रूट होता है, ये क्यूब लिख रहा हूं मैं। 0.347652834, ऐसे कुछ न कुछ चले अलग अलग, ठीक है। और साथ में लिख दो पाई, फिर लिख दो इत्यादि या ETC।
ठीक है। चले आगे। ये देखो पाई के मान देख लो, ऐसा दिखता है पाई। 3.141, बस यहाँ तक। ये 22/7 का 7 तो मैंने कहा था ना कि ऊपर का तो वो छोटी सी परत में ही दिखती है हलचल, अंदर से शांत है समुद्र। तुम क्या जानोगे मैथ को, क्या जानो। यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 8 8 ना, डबल 8 दिख रहा है ना, इससे इस जगह आते तक एक गणितज्ञ की 35 साल लग गई। अब देख लो, एक की लगी थी वो तो, बाकी को में कितनों की कितने लगी। पाई ये ऐसा है जिसने कम से कम 100 200 गणितज्ञों की पूरी जवानी खा गई है। सुपर कंप्यूटर आया है, उसने एक साथ ही 20 लाख तक के मान दे दिए, लेकिन फिर उसने भी लास्ट में डॉट 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 लिख दी। सुपर कंप्यूटर को 20 लाख ढूंढने में 2 से 5 मिनट लगी, और हमें 600 650 मान ढूंढने में 1200 साल लगी, जो कि पूरे विश्व के गणितज्ञों को। देख लो। चलो चलो, कैसा लग रहा है बताओ। अब बताओ, कोई खे मुझे गणित आती है, क्या उसको गणित आती है? चलो, ले जाओ। ये पाई की वैल्यू है, तो मैंने यही तो कहा था, रुके ही नहीं। लो भाई, हमें लिखने में 2 3 साल लग जाए यार और फिर भी हम सही से लिखे नहीं देख के, हमारी आंखें फूल जाए। ये लो, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। लो, लो साहब। नहीं, कभी नहीं रुकेगा। अरे ऐसे ही नहीं है, कितने सारे ऊपर जा रहे हैं देखो, और वही 0 से 9 तकों का कमाल है। मेरे हाथ भी दर्द होने लग गया, मैं जितना जाऊंगा ये आता जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और रह सकता है कि सर परिमेय ज्यादा है कि या अपरिमेय ज्यादा है संख्या? बताओ। हाँ, बता नहीं सकते। अपरिमेय में एक आदमी ने एक है, जैसे 0.2, इसके आगे भी तुम कुछ लगाते जाओ, बहुत भयानक है। ये लो, कुछ भी लगाते जाओ, ये अकेले कभी एंड नहीं होगा अपरिमेय में। जबकि फिर बोलोगे कि फिर परिमेय कम होनी चाहिए ना, उनमें भी लास्ट में वो है ना, अनंत। 1 2 3 4 5 6 7, फिर दो 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 अनंत। इसलिए बता रहा हूँ कि गणित जहां शुरू हुई थी ना, अभी तो ये फूल खिला ही नहीं है, इसके पंखुड़ी आपने देखी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर इसको बहुत हद तक जाए। ठीक है, तभी तो कहते हैं गणित और ब्रह्मांड एक दूसरे के पूरक चीज है, दोनों की एक साथ उत्पत्ति हुई है। चलो खैर, आगे चलते हैं। कितनी संख्या होगी अब? कितनी होगी रे? 12 नंबर की लिखो, वास्तविक संख्या। मैं इसमें एक एक लाइन लिखूंगा क्योंकि ये आपके काम के नहीं है ज्यादा, बस परिपूर्ण संख्या जरूर एसएससी में आती है वो बताऊंगा। वास्तविक संख्या में लिखो, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ वास्तविक संख्या कहते हैं। एक साथ वास्तविक संख्या। अगली संख्या लिखो, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या।
वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती काल्पनिक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती काल्पनिक संख्या कहलाती, जैसे √-2, जैसे √-2, √-2, √-1, ये लिख लो। √-1 बराबर आयोटा लिख लेना, √-1 को आयोटा बोलते हैं। तो इनके बारे में तो हमने बात नहीं की थी ना, अभी आपको पता है, नहीं की थी कि इनके बारे में बात है। अरे जैसे मैंने √2 √3 के लिए तो बोला था, लेकिन रूट में अंदर माइनस हो उसके लिए तो नहीं बोला था ना मैंने। तो वो कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। और ये काल्पनिक और वास्तविक मिलके जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है, वो मैं आपको नहीं लिखा रहा, ठीक है। अब लास्ट संख्या लिखो, 14 नंबर की आएगी, लिखो परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। हाँ हाँ, वो तो है ही नहीं ना, वो तो ऐसे ही है, वो तो किसी के बटावा से बनता ही नहीं है, तो वो तो है ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है ना। मैं बोलूँ एक ऐसा इंसान जिसके 8 सिर हो, वो तो है ही नहीं है ऐसा। अब तुम बोलोगे रावण, फिर मैं बोलूंगा कितने बड़े बच्चे हो, कितने बड़े बच्चे हो, क्योंकि 450 करोड़ साल पहले अपना जीवन यहाँ पे बताया गया है, और उसमें आप रावण वाली बात कर रहे हो सिर्फ 5000 साल पहले वाली। अब सोचो कितने रावण आ गए होंगे। 18 18,000 साल पहले था वो डायनासोर, उसके जीवाश्म मिले हैं, उसका पता चला। चलो लिखो, परफेक्ट नंबर में लिखो, परिपूर्ण संख्या में लिखो, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के मान के बराबर हो। समझा दूंगा मैं, एक बार आप लिख लो, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के, संख्या के मान के बराबर हो, उस संख्या के मान के बराबर हो, संख्या के मान के बराबर हो। उस संख्या के मान के बराबर हो, जैसे देखो इधर, इधर समझना। पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई गुणनखंड क्या चीज है। इधर ध्यान देना रे भाई, नहीं इसमें फंस जाओगे, ये आता है अभी नए ट्रेंड में, ज्यादा यही प्रश्न आ रहा है। परफेक्ट संख्या क्या है? तो मैंने ये लिखा है कि जिसके गुणनखंडों का योग उसके योग के उसके मान के बराबर हो जाए वो परफेक्ट संख्या। लेकिन गुणनखंड क्या है? बोल। गुणनखंड का मतलब है जिन जिन संख्याएं जो उसमें भाग देती है। तो बताओ 8 में कौन कौन भाग देते हैं? 1, 2, 4, 8 खुद देता है एक बस, ठीक है। इसमें कौन देते हैं? 1, 2, 3 है, एक खुद देता है मतलब। इसमें कौन कौन देता है? 1, 3, बस एक 9 खुद देता है। इसमें कौन देता है? 1, 3 और 5 देता है, यही देते हैं। इसमें कौन कौन देता है? 1, 2, 5, 4, 10, यही देते हैं। इसमें कौन कौन देता है? 1, 2, 3 कहाँ है रे, 4, 7, आगे 14 और
बस। ठीक है, तो खुद को शामिल करते नहीं है, बाकी के जो अन्य गुणनखंड है उनका योग संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इनको जोड़ो, सबका योग कितना हुआ? 7। इनको जोड़ो कितना हुआ? 6। इनको जोड़ो कितना हुआ? 4। इनको जोड़ो कितना हुआ? 9। इनको जोड़ो कितना हुआ? 22। इनको जोड़ो कितना हुआ? जोड़ के बताना है, इसे मत बताना। कितना हुआ? 28। तो बताओ पूर्ण संख्या कौन सी है इनमें? एक तो 6 है और एक कौन है? 28 है। लिख लो। यह हमारा पहला टॉपिक पूरा होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर अपना पूरा हो गया है। चले आगे। देखो पहला क्वेश्चन। एक काम करिए कि पहले मैं आपको लिखाऊं नहीं, सॉल्यूशन करवा दूं ताकि अपन साथ में फटाफट कर ले। देखो जैसे पहला क्वेश्चन, इधर देखो रे। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? पूछ क्या रहे हैं? ये पीवाई की क्वेश्चन है। अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है मतलब क्या है? अभाज्य। बोलने का ढंग देखो, अभाज्य नहीं है। अब वो अभाज्य के चक्कर में कोई तुरंत ही चीज के पास जाएगा, आगे देखेगा नहीं बीसीडी क्या है। तो क्या ये आंसर है? राजू राजू, क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? 91 में जाता है, 13 का जाता है ना। 13 7 91। तो ये कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। देखो तुम चाहकर ही गलत करो तो देखो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बाकी आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो मैंने आपको नहीं समझाया हो, नहीं बताया हो, आज नहीं आगे भी नहीं मिलेगा। ये मैंने पहला बिंदु घास काटना है वो आगे मैं काट दूंगा, लेकिन मैंने पहले में नहीं काटा है। ठीक है। दूसरा देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2 है। ये अभाज्य तो है लेकिन ये 2 नंबर वाली अभाज्य है। ये न भाज्य और न अभाज्य, इसका भी कोई पता नहीं है क्या है। तीसरा क्वेश्चन पे आओ। हर वह संख्या कौन सी है जो न तो भाज्य है और नहीं क्या है? अभाज्य। कौन है? एक है। ये न तो भाज्य है नहीं क्या है? अभाज्य। तो इतना इजी मत मानो, क्योंकि इनके पीछे हमारी 100 मिनट की मेहनत है। और 100 मिनट में मैंने 1000 शब्द बोले होंगे और आपने कितना तत्परता के साथ देखा, तो अब हम कंफ्यूज नहीं हो रहे। नया बच्चा बहुत ज्यादा गलती कर देगा, इनमें पता ही नहीं चलता नए बच्चे को। आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य है? समझना ना, पहले तो सहभाज्य कौन सा लिखाया था मैंने? एक दूसरे के लिए अभाज्य हो, बाकी वैसी कैसी भी हो चलेगी। 156 और 126 तो नहीं है, क्योंकि दो एक ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, तो दोनों में तो कॉमन होना ही नहीं चाहिए था ना। क्या 23 92 में? अरे भाई 23 खुद ही तैयार बैठा है 92 को डिवाइड करने के लिए। ये तो 23 मिल गया ना, इनमें तो कॉमन है। यहाँ 24 351 में, इसमें 3 मिल गया, क्योंकि 3 24 में भी दे देता है और 3 का भाग 351 में भी चला जाता है। मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि 351 के डिजिट को जोड़ो तो 9 होता है, तो 9 में 3 का जाता है, तो संख्या में भी 3 का जाएगा। ये 3 से विभाजित है की शर्त है, तो ये भी नहीं है। क्या 18 के जो फैक्टर बनते हैं वो और 35 के जो फैक्टर बनते हैं वो, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? तो देखो 18 में 1 का जाएगा, 1 का तो खैर देखते नहीं है ना फैक्टर में, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, या 18 खुद का जाएगा, ठीक है, या 9 का जाएगा। लेकिन इसमें तो किसका जाएगा? 7 और 5, जो कि इसके पास है नहीं। तो यही क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का क्या है? युग्म है।
ठीक है। अब जिसमें देखो कितना कमाल की बात है, 18 क्या अभाज्य है? नहीं है। 35 क्या अभाज्य है? नहीं है। फिर भी क्या है, ये सहअभाज्य है। जबकि वो अभाज्य वाला कोई देख के फंसा देगा। जब मेरे हिसाब से तो बच्चा 23 के पास ज्यादा जा सकता है, 23 उसका देखा हुआ है थोड़ा नजदीक। सहभाज्य का मतलब है एक दूसरे के लिए क्या हो, अभाज्य हो। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी के भी? पांचवा देखो क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है? ये अभी 1-1.5 साल के ही प्रश्न है सारे के सारे। ऑनलाइन में आपके ऐसे ही आ रहे हैं इजी इजी प्रश्न है, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं। बताओ 5 पूर्ण संख्या बोलो पहली। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कितना हुआ योग? 10 हुआ भाई। और 10 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है। अब जो सबका अंत नहीं समझता वो कोई दूसरी ले आएगा, ऐसे ही कर देगा। हाँ, और देखो उसमें सुनो एक बात और थी, मतलब 1 2 4 1 2 3 4 5 लेते हैं ना ज्यादातर बच्चे, तो वो देखो 15 पहले ही मिल रहा था। तो इसलिए इजी आते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे का। ये देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर बताना है। तो परिमेय के तीनों शर्त तुम्हें पता है ही। बताओ ये है कि ना? पूरा पूरा निकलता ही नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है कि नहीं है? तो ये है। तो क्योंकि √4 से क्या आता है 2, और 2 पूरा पूरा निकल गया, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये कि परिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है किसी। ये देखो, यदि देखना यहाँ लॉजिक है इसमें, यदि n एक सम संख्या है तो n+1 और n+2 हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा? अब n कैसी संख्या है बताओ? n एक सम संख्या है, तो सबसे पहली छोटी सम संख्या कौन आती है? 2। तो 2 के लिए चेक करो, बाकी सबके लिए वो ऑटोमेटिक है। छोटे से छोटा जो मान भी अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर बड़े तो डिवाइड हो ही जाएंगे। तो 2 रखो जहां जहां n है। तो 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 24। आगे जो आएगा ना, आगे क्या लिखोगे? आगे क्या लिखोगे n की जगह? 4। तो 4 से फिर 24 का गुणज आ जाएगा। ठीक है, मतलब या तो 96 आ जाएगा या ऐसे कुछ ज्यादा आ जाएगा। रखे बता दो, देखो 4 गुणा 5 गुणा 6, तो 4 गुणा 30, 120 आ जाएगा। तो जब इसी के दिक्कत होगी होगी तो औरों की दिक्कत नहीं होगी, औरों में तो चला जाएगा भाग, वो तो इसके मल्टीप्लाइज रहेंगे। तो 24, तो ये बोल रहा है हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा? तो बड़ी से बड़ी से किससे होगा? 24 से। बड़ी से बड़ी से किससे होगा? 24 से, है ना। और छोटी से छोटी 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 8 से भी होता है, तो वो इसलिए नहीं बोला उनको। लेकिन बड़ी से बड़ी तो एक ही है लास्ट, कौन है? 24। ये देखो, पाई एक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पूछ लेता क्या कि परिमेय संख्या एक है या परिमेय संख्या ये है, ठीक है, और फिर नीचे ऑप्शन कर देता पूर्ण, पूर्णांक, और यहाँ पे कर देता प्राकृत, और यहाँ कर देता उपयुक्त सभी, तो कौन सी आ जाएगी? उपयुक्त सभी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं प्रश्न इनमें। ये दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, कभी तो परिमेय होता है और कभी क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों का गुणा से बन रहा है √6, जो भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों ना? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ √7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा भी अगर मैं √7 ही ले लेता हूँ तो √7 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और इनसे बनता है 7, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर कोई बोले सर ये तो आप एक ले लिए तब काम बन गया, तो देखो इधर यह है 3√3। 3 क्या है? 3√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और इधर ले लेता हूं मैं √3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और इनसे बनेगी कैसी संख्या? 9 बनेगा।
ये तो 3 होगा और ये 3 तो 9, 9 कैसी रहेगी, एक परिमेय संख्या रहेगी। फिर बोलोगे सर आप फिर चालाकी खेल गए, ये ऐसा ही ले लिए। चलो मैं बताता हूँ, 5√2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। और दूसरी ले लेता हूँ 1/√5, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। और इनसे सॉरी 2, और इनसे जो बन रहा है क्या 5, वो क्या बन रहा है, एक परिमेय संख्या। तो कैसा भी बन सकता है, कभी परिमेय बन जाएगा, कभी क्या बन जाएगा, अपरिमेय। नहीं बताया वो तो गलत कर दोगे। ठीक है, अभी आपको लग ही रहा है ये सब कुछ ऐसा, क्योंकि लड़कियां 18-20 साल की हो जाती है, उनको लगता है रोटी ऐसे ही बनती है, लेकिन जब खुद बनाती है ना ससुराल जाके, तब पता चलता है कि माँ ने वास्तव में बहुत मेहनत करके हमें पाला है। आगे देखो, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, कितनी होती है, 15 होती है। और 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। ये 15 कौन है बताओ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, हो गई क्या 15, 2, 4, 6, 8, 10, 10 और 2 12, 3 15। ठीक है, तो ये 10% थे जो कल वाले से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये पहला बिंदु भी अपना पूरा हो गया, इसके क्वेश्चन पूरे हो गए। क्वेश्चन तुम लिखने चाहो तो मैं तुम्हें 8-10 मिनट का टाइम दूँ, या तुम घर पे लिख लेना, लेकिन मैं कल चाहता हूँ कि कल मैं 2 नंबर का बिंदु पढ़ाऊँ। या अभी लिखना चाहते हो बताओ। अरे तुम्हारा घर का भरोसा नहीं है। ठीक है, लिख लो 5-6 तो लिख लो, अभी लिख लो, पर्सन और आंसर लिखना है, और सॉल्यूशन तो कर लेना आप घर पे फिर। तो घास काटते हैं ना, तो फिर वो घास कट ही जाता है हमेशा के लिए।